Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 12th physics that is ray optics. आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। पिछली क्लास तक मैंने आपको लेंस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेंस फार्मूला डिराइव करके सिखाया था आपको, कैसे उसका डेरिवेशन होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बताया था, लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में भी हमने बात करी थी, एंड देन फिर मैंने आपको पावर ऑफ लेंस भी सिखा दिया था। तो उस पूरे टॉपिक से कलेक्टिव हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आइए चलिए, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं पर थी। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़े दिन के लिए ऑफलाइन होना पड़ा था। मजबूरी थी, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल था मेरे से वो। लेकिन फाइनली हमने सारी प्रॉब्लम फिक्स कर ली है, एंड नाउ वंस अगेन वी आर बैक। तो हम शुरू कर सकते हैं टॉपिक को। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही लिख रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रही हूँ आपके सामने, ताकि इस तरह के फॉर्मेट आप देख लो, समझ लो किस तरह से इसको हैंडल करना है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका रिस्पॉन्स कर सकोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला सारा का सारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे, मैं एक बार उन सबको छोटे से फॉर्म में समराइज कर देती हूँ, यहाँ साइड में लिख भी देती हूँ मैं उसको। तो आप भी बताना मुझे, आपको याद है या नहीं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूले को। चलिए देखिएगा, सबसे पहला हमने फॉर्मूला जो पढ़ रखा था वो अपना था लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और लेंस फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सही है। और एक चीज तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान पे होगा, मैंने कई बार बोल रखा है कि लेंस के फॉर्मूले में नहीं, रे ऑप्टिक्स में इवन पूरे रे ऑप्टिक्स में लगभग कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहां पर आपको साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है। तो एवरी फॉर्मूला के नीचे आपको एक बात ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन लगाना बहुत जरूरी है। सही है, वही यहाँ पर सबसे मेजर मिस्टेक्स होती है बच्चों से, वही चीज आपको ध्यान में रखना है ताकि आप उस मिस्टेक से बच सके। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन था। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, दैट इज v अपॉन में u गाइस, और ये क्या था बेटा, hi अपॉन में ho। सही है, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा जो अपने पास फॉर्मूला था वो था लेंस बेकर फॉर्मूला। क्या हुआ करता था, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन में म्यू आर माइनस 1। सही है क्या, और मल्टीप्लाई में 1/में r1 माइनस 1/में r2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फोकल लेंथ का, लेंस के फोकल लेंथ का। सही है क्या। एंड द फोर्थ वन इज कि आपका जो है पावर ऑफ लेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो म्यू अपॉन में एफ हो जाएगा, जहां पर म्यू क्या है, सराउंडिंग जो है आपका, जो भी सराउंडिंग में मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फोकल लेंथ। सही है क्या। और अगर ये फोकल लेंथ आपका मीटर में है तब तो यही रहेगा, सेंटीमीटर में है तो ऊपर में 100 मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से पावर आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है क्या। चलिए अब यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ क्या लगेगा, इन चारों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो श्योरली यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, 3rd नंबर वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो क्या तुम मुझे बता सकते हो इसको आइडेंटिफाई करके कि ये जो यहाँ पर मैंने लेंसेज बना रखी हैं, इनमें से कौन सा लेंस किस टाइप का लेंस है। तो आई थिंक तुम समझ रहे होगे क्योंकि हमने पिछली क्लास में करा हुआ है। स्टार्टिंग का जो 3 लेंस है बेटा वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के ही अलग अलग टाइप्स है, और जो चौथा लेंस है वो कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो एक चीज तो पहले समझ में आ गई कि मैडम इन तीनों का आंसर जो है ना, मतलब इन तीनों का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो बिल्कुल इन तीनों का आंसर पॉजिटिव होगा और चौथे वाले का आंसर नेगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, सबके नाम भी पता है आपको। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स नहीं, बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है, और वो आपका इक्वी कॉन्केव लेंस है। चलिए निकालते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था r/2μ-1 वो सब याद कर लिए हैं। तो अगर याद कर लिए तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए, बट मैं फिर से वही बोलूंगी कि आप सिंपल ट्रिक्स पे जाओ। ठीक है, वो तरीका जो है वो इसलिए बताया था आपको, वो फॉर्मूला इसलिए कराया था मैंने, ताकि आपके सामने कोई क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ही उस फॉर्म में रहे तो आप देख के डरे नहीं, ताकि उसको आप आंसर कर सके। लेकिन आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल, मतलब वो सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, कहीं भी अप्लाई करो आंसर 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। सही है, चलो तो आओ लगाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें ही लगाना शुरू करते हैं। तो
पहले के अंदर बताना जरा कैसे लगाना चाहिए, यही फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो 1 में एफ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको चाहिए डेंसर अपॉन में रेयर। तो यहाँ पर जो ग्लास है उसका 3/2 है और ये प्लेस्ड है एयर के अंदर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है, ठीक है। तो दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर, सही है क्या? चलो तो बताना जरा, 3/2 -1 हो जाएगा, सही है क्या? म्यू डी अपॉन में म्यू आर का वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3/2 -1। और यहाँ पर वैल्यू, अब थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से सुनना। अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ये आपका हो गया पहला सरफेस और ये हो गया दूसरा सरफेस, इंट्रैक्शन के बेसिस पर दिख रहा होगा। अब ये पहला सरफेस है तो सोचो ये इसका सर्कल तो कहीं इधर एग्जिस्ट करेगा, है ना, सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो मतलब ये 10 सेंटीमीटर इधर मेजर किया गया है। समझ पा रहे हो बात को? अब लाइट इधर जा रही है और 10 सेंटीमीटर भी इधर मेजर किया गया है, मतलब दोनों की वैल्यूज कैसे हैं? एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में मेजर किए जा रहे हैं। लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है और जो आपका यहाँ पर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो मेजर किया गया है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, तो उस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। -1 अपॉन में देखना, ये जो कर्वेचर है, ये वाला जो आपका साइड है, ये सरफेस का सर्कल इधर होगा, इसका सेंटर इधर होगा, तो ये इस तरफ मेजर करोगे तो ये वैल्यू लाइट के प्रोपागेट करने के डायरेक्शन से उल्टी है, तो इसको माइनस के साथ लिख लेना है। तो ये वैल्यू आपका यहाँ पर सेट हो गया। साइन समझ में आया कैसे सेट किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन को बहुत क्लियरली समझ के रखना है। चलो अब इसको उठा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू 3/2 -1, दैट इज 1/2, ठीक है। और यहाँ पर सीधे सीधे सॉल्व करते ये प्लस हो चुका है, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 10 और 20, 200 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। और ऊपर में वैल्यू हो जाएगा 20 + 10 दैट इज 30, सही है क्या? चलो अब ये 0 से 0 खत्म हो गया और ये यहाँ पर f का वैल्यू बन गया कितना, 40 अपॉन में 3, ठीक है। 40 अपॉन में 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। और देख सकते हो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ रखा है, ये बात मैंने शुरुआत में ही कह दी थी, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो +40/3 सेंटीमीटर आया, तो उठा के डेसिमल में चेंज कर लेना। समझ गए बात को? चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अगर मूव करेंगे हम लोग, तो इसमें बताना जरा कैसे वैल्यू सेट करोगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू, ये 3/2 -1, ये तो पहले से ही मालूम है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा 3/2 -1। यहाँ पर वैल्यू सेट करो, बताना जरा इसका पहला सरफेस अगर मैं ऐसे लाइट को भेजती हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि लाइट इधर से ही भेजना है, तुम चाहो तो लाइट इधर से ही भेजते हो, उस केस में पहला सरफेस ये सेकंड सरफेस हो जाएगा, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। पिछली क्लास में भी कहा था, अभी भी आंसर सेम ही रहेगा, इधर से भेजो चाहे उधर से भेजो, ठीक है। तो पहला सरफेस ये है, तो ये आपका फर्स्ट सरफेस, ये आपका सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा होगा, प्लेन है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सेकंड का 30 है, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस, अब देखो ये सरफेस है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, मेजर इधर किया जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा -30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब बताना 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 3/2 -1 दैट इज 1/2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा +30, माइनस माइनस +30, ठीक है। तो f इज इक्वल टू दिखता होगा +60 सेंटीमीटर, देख रहे हो कितना सिंपल है, ठीक है। तुमको थोड़ा सा बस साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए और लेंस मेकर फॉर्मूला आप क्या ही भूलोगे, तो है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गया आंसर फोकल लेंथ का। कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो थर्ड केस करते हैं, थर्ड केस यहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ मैं, सी नंबर को, ठीक है। चलो बताना जरा, तुम बताओगे। अब जिस जिस को समझ में आ गया है ना बेटा, जिस जिस को आ गया कि मैम 2 कर लिए अब समझ में आ गया, आप मत करिए, तो वो वीडियो को पॉज करे और खुद से करे, सी और डी खुद से करो एंड देन फिर लास्ट में मेरे वाले से आंसर मिला लेना। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया स्टिल वो देखे और समझने की कोशिश करे चीजों को कैसे सेट किया जा रहा है, ठीक है। सेट करना आ गया तो आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आ जाओ देखो, तो 1 अपॉन में एफ इक्वल टू फिर से 3/2 -1, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो सेम सेम रहेगा, 1/2 ही लिखना चाहिए था, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अब उठा करके वैल्यूज पुट करो R1 की, देखो ये आपका पहला सरफेस है, अगर तो दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस। और जिसके मन में भी थोड़ा भी डाउट होगा ना कि मैम आंसर चेंज हो जाएगा अगर उधर से लाइट भेजेंगे, तो डेफिनेटली घर जा करके, मतलब घर पे बैठ करके, और जब वीडियो देख लोगे आप कंप्लीट कर लोगे, तो उसको लाइट को रिवर्स करना डायरेक्शन को और इसको लगा के देखना, और जो जो तरीका सिखाया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो तरीका फॉलो करना और आंसर लाने की कोशिश करना। अगर आंसर नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने यहीं पर सॉल्व करके दिखा दूंगी कि आंसर आएगा। समझ में आया ये चीज? चलो आप बात करते हैं। तो यहाँ पर बताना जरा 1 अपॉन में, अब यहाँ पर R लिखना है, ये पहला सरफेस है 20 है, देख लो इधर मेजर किया जाएगा और लाइट का जो प्रोपागेट करने का डायरेक्शन है वो भी उधर ही है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है,
तो उस केस में आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 में, अब देखो फिर से ये वैल्यू, इसको भी इधर ही मेजर करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी उधर ही है, तो ये आपका 60, ये भी पॉजिटिव रह जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, बहुत सिंपल है। क्लियर है क्या? ठीक है, ये ब्रैकेट सही कर ले यार, मैं ब्रैकेट में बहुत लोचा कर रही हूँ, ठीक है, तुम कर लेना, मैनेज कर लोगे ना। चलो ये चीज हो गया, सही है। अब उठा के सॉल्व कर लो, दिस इज 1/2, और ये कितना हो जाएगा, तो देखो 60/20 को उठा करके ऐसे ही लिख देते हैं, 60 × 20, और ऊपर में 60 - 20 दैट इज 40, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम से कट जाएगा, और ये 2 से 2 इधर खत्म, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या? 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, और वो भी +60 सेंटीमीटर, कोई इशू नहीं है। तो देख सकते हो फोकल लेंथ फिर से कैसा आ गया, पॉजिटिव ही आ गया है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सारा बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आ जाओ, एंड द लास्ट वन जी, क्या है इसका, इसका चलो सॉल्व करो, बताओ मुझे। फोर्थ वन यहाँ पे कर लेते हैं डी को। इसके लिए 1 में F इज इक्वल्स टू, देखो 3/2 - 1, ये तो हम लोग बेकार में बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, है ना। चलो, अब उसके बाद बाकी जो वैल्यूज हैं उनको लिखना है, तो बताओ जरा क्या लिखना चाहिए। 1 में, है ना, ये देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऐसे है लाइट का, इस डायरेक्शन में, और आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इधर मेजर किया जा रहा है, तो वैल्यू -15 हो जाएगा, नजर आ रहा है। चलो यहाँ पर -1 में फिर से ये वैल्यू इधर ही मेजर किया जाएगा, लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी इधर ही है, तो ये आपका वैल्यू +15, ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद हो गई। अब इसको सॉल्व करो, तो वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई, तो दिस इज 1/2, और देखो ध्यान से -1/15 -1/15, अच्छे से पता है यार, कितना हो जाएगा, -2/15, 2 से 2 कैंसल, और फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। सही है क्या? आ जाओ देख लो, चारों के आंसर हमने निकाल दिए हैं, और जिन जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके देखा होगा, मतलब सॉल्व किया होगा, उनके भी आंसर यही आए होंगे। समझ में आ रहा है? तो फाइनली हमने चारों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, चारों ही लेंस का फोकल लेंथ निकाल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। आ जाओ, अब मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहीं से आइए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, और उसको इमर्स कर दिया गया है, मतलब डुबा दिया गया एक लिक्विड के भीतर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेशियो निकाल के बताइए हमको कितना होगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन अ लिक्विड अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। यहाँ पर एफ एल और एफ ए का मतलब समझ में आ गया है, मुझे लिख देना चाहिए, शायद लिख देती हूँ मैं इस बात को। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, जो लिक्विड मीडियम है उसके अंदर, और इस एफ ए का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। होप सो क्लियर हो रहा होगा, है ना? ठीक है, चलो अब तुमको यही निकालना है यहाँ पे, मतलब लेंस जो है उसका एक बार एयर में रख करके फोकल लेंथ पता कर लो, और एक बार लिक्विड में रख करके फोकल लेंथ पता कर लो, और फिर उन दोनों का रेशियो फाइंड कर लो, यही करना है। चलो बारी बारी से दोनों निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनेगा, वो भी मैं तुमको समझाऊंगी इस क्वेश्चन के अंदर। चले बात करें, आओ। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एयर के अंदर, क्या कहते हो, है ना। चलो आओ, बताना जरा कैसे सोल्यूशन करना चाहिए, तुम भी कर सकते हो, इतना कोई टफ तो है नहीं, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम सोच रहे होगे मैडम ये तो इतना टफ भी नहीं था, आप क्यों ले रही हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है बेटा, वो बताने के लिए इस क्वेश्चन को करा रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराना कोई खास मेरा इंटेंशन नहीं था। तो फोकल लेंथ लेंस का निकालते हैं एयर में, तो क्या लिखना चाहिए अपने को, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। बताओ क्या होना चाहिए, तुम ही बताओगे। 1 में एफ ए इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन में म्यू ए, सही है। म्यू डी अपॉन में म्यू आर, म्यू डी में आप क्या लिखते थे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू आर में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू जी अपॉन में म्यू ए -1, सही है। और यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारे लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 1 में R1 -1 में R2, अगर वैल्यूज दिया रहेगा तो साइन के साथ पुट कर देंगे देख करके, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो हमने निकाल लिया है, एयर के अंदर आ गया है फोकल लेंथ। अब निकाल लेते हैं लिक्विड के अंदर, तो बताना जरा क्या लिखना चाहिए कि फोकल लेंथ
ऑफ लेंस इन लिक्विड, इन लिक्विड, सही है। 1 अपॉन में एफ एल इज इक्वल्स टू, बताना जरा क्या होना चाहिए, म्यू जी अपॉन में म्यू ए था यहाँ पर, अब क्या लिखोगे, म्यू एल -1, ठीक है। यहाँ पर एयर था, अब यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर तो भाई वही रहेगा, 1/r1 - 1/r2, नहीं, फोकल लेंथ चेंज होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे चेंज कर दोगे तुम, ठीक है। लिक्विड के भीतर जाने के बाद स्फेयर का साइज थोड़ा ना बदल जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलेगा नहीं, फोकल लेंथ बदल जाता है, क्योंकि वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करने लगता है, तो इसलिए ये चीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया, सही है ना। चलो अब ये दोनों एक्सप्रेशन आ चुकी हैं, उठा करके इनको क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड कर लेना है। तो आओ कर लेते हैं, 1 अपॉन में एफ ए, 1 अपॉन में एफ एल, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन में एफ ए की जगह क्या लिखा जाएगा, तो लिख लेंगे म्यू जी अपॉन में म्यू ए -1, 1 अपॉन में R1 -1 अपॉन में R2, और यहाँ पर म्यू जी अपॉन में म्यू एल -1, 1 अपॉन में R1 -1 अपॉन में R2। कोई इशू नहीं है, देखो ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ, उनके साथ मतलब, तो कट के बाहर हो जाएगी, ठीक है। अब सिर्फ ये बच गया है, इसको उठा के सॉल्व कर लो, दिस इज एफ एल अपॉन में एफ ए, सही है क्या। और अब यहाँ पर म्यू जी अपॉन में म्यू ए 1 होता है, तुम सीधे म्यू जी लिख सकते हो, तो म्यू जी -1 अपॉन में म्यू जी अपॉन में म्यू एल, ठीक है, और इस पूरे के साथ -1, ठीक है, क्लियर है क्या। तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा एफ एल अपॉन एफ ए का, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, ये कुछ आपका वैल्यू आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सबको समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर ना मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको मैं समझाना चाहती हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है, वो मैं तुमको समझाना चाहती हूँ, तो समझाना शुरू करती हूँ, लेकिन मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा लेती हूँ, आओ करें। चलो बताना जरा, ये इसी क्वेश्चन के अंदर ही लिखना है, ठीक है, अलग से जाके कहीं नहीं लिखना है, इसी क्वेश्चन के अंदर साइड में जब ये सॉल्यूशन कर लोगे तो नीचे कॉन्सेप्ट को लिख लेना, ठीक है। समझो क्या था कॉन्सेप्ट, मतलब क्या है कॉन्सेप्ट। पहले तो रिजल्ट क्या आया था एक बार वापस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा रिजल्ट था कि भाई एफ एल अपॉन में एफ ए इज इक्वल्स टू म्यू जी -1 अपॉन में म्यू जी अपॉन में म्यू एल -1, कोई इशू नहीं है, ये आपके पास रिजल्ट आया हुआ था। अब इस रिजल्ट का मेरे पास 3 सिनेरियो है, क्या वो 3 सिनेरियो हो सकता है, ये मैं तुमको समझाना चाहती हूँ, ध्यान से समझना। एक्चुअली कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन तो ये है ना बेटा कि ये आपका देखिए लेंस है, मान लीजिए हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और एक और कंडीशन ले लेते हैं फिर से, एक मेरे पास वापिस से सेम कॉन्वेक्स लेंस है, यही वाला, लेकिन एक जगह पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एयर में रखा हुआ है, हवा लग रहा है, एक जगह पे कॉन्वेक्स लेंस कहाँ रखा हुआ है, एयर में, यहाँ पर आपका जो है वो एयर है, इसको मैं ऐसे मार्क नहीं करती हूँ, सिंपली लिख देती हूँ कि एयर में है ये, ठीक है। आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी दिया है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए दिया हुआ है, ठीक है। जबकि दूसरी जगह पे जो आपका लेंस है वो एक लिक्विड के अंदर डुबो दिया गया है, क्लियर है क्या। दूसरी जगह पर आपका जो लेंस है वो क्या किया गया है, लिक्विड के अंदर क्या कर दिया गया, इसको इमर्स कर दिया गया है, डुबोया गया है ना। आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है और आपके लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए का वैल्यू हम लोग को वेल नोन होता है, दैट इज 1, क्योंकि मीडियम एक्चुअली पता है कि क्या है। वहां पर जिस लिक्विड के अंदर हमने डाला है वो लिक्विड के साथ कुछ भी हो सकता है कंडीशन, मतलब वो कोई लिक्विड हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ऑयल कोई दूसरा भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आई बात। ओके, तो ये बात बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर कंडीशन जो है दो डिफरेंट है, एक जगह लेंस को एयर में रखा है, एक जगह हमने लेंस को किसी लिक्विड में डाला है। अब मैं इसके बेसिस पर इसका 3 केस बना लेती हूँ, देखना, इसका मैं 3 केस बनाती हूँ और तीनों केस को तुमको ऑब्जर्व करके दिखाती हूँ। पहला केस है कि जो तुम्हारा ग्लास है, मतलब जिससे तुम्हारा लेंस बना हुआ है, जिस मटेरियल से,
उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा है। मतलब लिक्विड जो है वो यहाँ पर रेयर मीडियम है और ग्लास तुम्हारा डेंसर मीडियम है। सही है। दूसरा कंडीशन है कि जो तुम्हारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इक्वल है। समझ में आ रहा है? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक दूसरे के बराबर है। और तीसरा केस है कि तुम्हारे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है तुम्हारे लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेयर में। समझ में आ रहा है? तीन कंडीशंस बनी हुई हैं। क्या इन तीनों में अलग अलग कुछ बातें होंगी? बिल्कुल, तभी बात कर रहे हैं, है ना? चलो बात करना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले केस की बात करते हैं, म्यूजी जहां पर ज्यादा है म्यूएल के कंपेयर में। देखो, अगर तुम समझ पा रहे होगे तो ये जो कंडीशन है ये कुछ और नहीं, एयर वाला ही कंडीशन है। क्यों एयर वाला कह रही है मैम? मैं इसलिए एयर वाला कह रही हूँ बेटा कि समझो, जैसे यहाँ पर आपके एयर में आपने क्या देखा था लेंस का बिहेवियर, कि जैसे मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, एयर के अंदर रखा हुआ है, ये आपका मान लीजिए कि लाइट आ रहा है इस तरह से, ये आपका पैरेलल बीम ऑफ रेज है आ रही है और लेंस के साथ ये टकराई, तो ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट के साथ क्या करेगा? ये उठा करके इनको किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करा देगा। नहीं, उठा करके एक पॉइंट पर क्या करेगा? इनको मिला देगा। जिस पॉइंट पर मिलाएगा उसको हम लोग फोकस कह लेंगे। और ये जो लेंस है, इसीलिए इस लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस कहा करते थे, कॉन्वेक्स लेंस को। सही है। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो बाहर का सराउंडिंग था, उस सराउंडिंग के भीतर जो मीडियम था वो मीडियम रेयरर था इन कंपैरिजन टू ग्लास, इसीलिए लाइट को उठा करके कन्वर्ज कराया जा सका। कुछ बात समझ में आई? यहां पर बस एयर को हटा करके मैंने एक लिक्विड डाल दिया है, लेकिन स्टिल वो लिक्विड का जो बिहेवियर है वो रेयरर ही है ग्लास के कंपैरिजन में। तो जो लेंस का बिहेवियर होगा वो उस मीडियम के अंदर ऐसा ही होगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस जैसा ही बिहेव करेगा, लाइट को उठा करके किसी पॉइंट पे कन्वर्ज ही कराएगा। उसका फोकल लेंथ श्योरली अलग आएगा, एयर के केस में फोकल लेंथ अलग आएगा, लिक्विड के केस में फोकल लेंथ अलग आएगा, लेकिन लेंस का बिहेवियर चूंकि दोनों जगह पर सेम है तो फोकल लेंथ दोनों ही जगह पर पॉजिटिव ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही जगह पर कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बिहेव कर रही है, तो इस लेंस का बिहेवियर दोनों ही मीडियम में सेम है, इसलिए दोनों जगह पर फोकल लेंथ का साइन एक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुछ बात समझ में आई? तो इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले यहाँ का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई कि इफ, ये बात तुम समझ गए होगे, डिस्क्रिप्शन को नहीं लिखती हूं मैं, वो बेवजह का टाइम वेस्ट है। समझ गए ना चीज को कि क्या होगा कि भाई जो आपका लेंस है वो एक ऐसे लिक्विड में डुबोया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपेयर में या जो लेंस का मटेरियल है उसके कंपेयर में कम है। ये सब नहीं लिख रही हूं मैं, समझ में आ जाएगा। चलो, तो इसका जो रिजल्ट है वो लिखते हैं, नेचर ऑफ लेंस डू नॉट चेंज, नेचर ऑफ लेंस डू नॉट चेंज, लेंस का नेचर नहीं बदलेगा यहाँ पर। सही है। जैसा एयर में बिहेवियर है, एयर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एयर के साथ चल रहा है ना रिस्पेक्ट में, लिक्विड की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह की लिक्विड की बात हो रही है। एक जगह पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से छोटा है, एक जगह बड़ा है, एक जगह पर बराबर है, तो लिक्विड को बदल रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में ही हर जगह बात कर रहे हैं। समझ में आया क्या चल रहा है? क्यों रेशियो से ही निकाल रहे हैं तीनों को? ओके। तो नेचर ऑफ लेंस डू नॉट चेंज, लेंस का नेचर नहीं बदलेगा, जैसा एयर में उसका बिहेवियर है वैसा ही बिहेवियर उसका इस लिक्विड के भीतर भी होगा। अगर एयर में वो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करता है तो इस लिक्विड के भीतर भी कॉन्वेक्स जैसा ही बिहेव करेगा। तो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एफएल एंड एफए हैव सेम साइन, कि दोनों का बिहेवियर एक जैसा है तो दोनों के साइन भी एक ही होंगे। अगर दोनों कॉन्वेक्स जैसा बिहेव कर रहे हैं, दोनों ही जगह पे कॉन्वेक्स जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉन्केव जैसा बिहेव कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, है ना, बहुत कॉमन सी बात है। तो एफएल एंड एफए हैव सेम साइन, कोई इशू नहीं है। चलो सेकंड केस में आ जाते हैं। यहां पर तुमने लेंस को उठा करके डाल दिया है एक ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के जैसा ही है। सही है। अब सोच कर देखो, ये मान लो तुम्हारा लेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा लेंस है और ये तुम्हारा यहाँ पे देखो लाइट है जो कि इस लेंस से टकरा रहा है। समझ में आ रहा है? ये लाइट है तुम्हारा जो कि इस लेंस के कांटेक्ट में आया है। अब सोच कर देखो, जब भी लाइट लेंस से क्रॉस करती है तो लाइट क्या करती है? रिफ्रैक्शन शो करती है, मतलब बेंडिंग शो करती है। ठीक है। क्यों बेंडिंग करती है मैम? बेंडिंग इसलिए करती है बेटा
क्योंकि वहां पर मीडियम चेंज होता है। जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग होता है इन कंपैरिजन टू लाइट, जहां से आ रही होती है, सराउंडिंग से आ रही होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहा होता है। दैट्स वाई वहां पर क्या करती है लाइट, बेंडिंग शो करती है। सब बात हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब सोच कर देखो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, सेम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका जो कंडीशन है ये दिया गया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये जो लिक्विड है बाहर का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल है। तो क्या लाइट को यहां से यहां जाते वक्त क्या कोई रिफ्रैक्शन का मूड बनेगा उसका? क्या लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हुए नजर आएगी? तो क्या वो बेंडिंग कभी शो करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो बेंडिंग नहीं शो करना चाहेगा। इवन ध्यान से देखो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब एक जैसा है, तो लाइट तो सीधा निकल जाएगी भाई, बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं, कुछ नहीं, लाइट सीधा निकल जाएगी। मतलब लाइट के लिए लेंस यहाँ पर है भी या नहीं? नहीं, इनविजिबल है उसके लिए। समझ में आ रहा है? लाइट को पता ही नहीं है कि बीच में कोई लेंस रखा हुआ है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलेगा तो कभी लाइट नहीं समझ पाएगी कि वहां पर कोई लेंस भी पड़ा हुआ है, मुझे रिफ्रैक्ट भी करना है, मुझे बेंड भी होना है, उसको बैरियर फील ही नहीं होगा। समझ पाए बात को? बहुत सुंदर। एक चीज ये, दूसरी चीज ध्यान से सुनना। ऐसा बिहेवियर एक जगह और देखा था हमने। कहाँ देखा था? हमने देखा था कि अगर एक कोई ग्लास प्लेट रख दिया जाए और उस पर एक हम लाइट को डाल दें जो कि परपेंडिकुलरली उस पर फॉल करे, है ना, मतलब उस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाए, और अगर बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की तो 0 डिग्री बनाए, मतलब नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल। सही बात है। तो उस केस में लाइट आपकी जो है वो बिल्कुल सीधा पास कर जाती है बिना डेविएट किए। पीछे पढ़ाया था आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ना जरा इसका बिहेवियर, ये जो लेंस है, नहीं लग रहा है कि बिल्कुल इस तरह से प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है जिसके ऊपर लाइट पड़ी और लाइट सीधा निकल गई बिना डेविएट किए। हम्म। तो समझ में, दो अलग अलग चीजें बताई हैं यहाँ पर। मैंने एक तो बताया कि भाई लेंस जो है इनविजिबल जैसा बिहेव हो रहा है। दूसरा कि अगर देखा जाए तो ये देखने में लग रहा है कि लेंस ऐसा कोई कर्व सरफेस था ना, मोड़ना चाहिए था लाइट को, लेकिन लाइट मुड़ी नहीं। क्यों नहीं मुड़ी? क्योंकि उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज नहीं दिख रहा है। तो प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर गया ये वाला लेंस और लाइट सीधा निकल गई, है ना। तो मैं इन दोनों ही ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो चलो लिख लेते हैं इस बात को। पहला अपना ऑब्जर्वेशन है कि भाई लेंस बिकम इनविजिबल, lens become invisible in in a liquid in a liquid and light light propagate undeviated undeviated। बस सही है। दूसरा कंडीशन, दूसरा जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था वो ये हो सकता है कि लेंस बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट। जो लेंस का बिहेवियर था वो कैसा हो गया था? प्लेन ग्लास प्लेट की तरह हो गया था जिस पर लाइट पड़ने के बाद लाइट सीधा निकल जाती है। सही है। अच्छा, कोई फोकल लेंथ पूछे यहाँ पर कि लिक्विड के भीतर तुम्हारे लेंस का, एयर में तो भाई फोकल लेंथ आपको पता है निकल जाएगा, लिक्विड के भीतर जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा? तो क्या बताएंगे? तो लिक्विड के भीतर फोकल लेंथ बेटा जी इन्फिनाइट होगा। क्यों मैम? क्यों लिक्विड के भीतर लेंस का फोकल लेंथ इन्फिनाइट होगा? बेटा जी फोकल लेंथ वो पॉइंट हुआ करता था जहां पर लाइट क्या करती थी, या तो एक्चुअली मीट करती थी या फिर अपीयर्स टू मीट करती थी, है ना। या तो सचमुच में मिल जाए या फिर ऐसा लगे कि मिल रही है वहां पर। समझ में आ रहा है? तुम बताओ, यहाँ लाइट जो तुमने लेकर, तुम जो पैरेलल बीम ऑफ रेज को लाए, वो लाइट कभी भी कहीं मिलती हुई नजर आ रही है क्या? वो तो बिल्कुल सीधा निकल जाएंगी, अनडेविएटेड निकल जाएंगी, मतलब वो लेंस से पास होने के बाद भी पैरेलल ही रह जाएंगी। और पैरेलल रेज कहाँ पर मिलती हैं? इन्फिनिटी पर। तो फोकस कहाँ एग्जिस्ट करेगा उस केस में? इन्फिनिटी पर। इसीलिए हमने फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड मीडियम इन्फिनिटी लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं। होप सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में देखना, यहाँ पर ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया लिक्विड के कंपैरिजन में। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझो जरा। देखो इस वाले केस में यहीं पर समझाया, जिस फोटो में समझा देते हैं। देखना, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पैरेलल रेज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी
पैरेलल रेज हैं, ये पैरेलल रेज हैं और ये पैरेलल रेज आ रही हैं, सही है। अब ध्यान से देखना, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है तुम्हारा रेरर, मतलब कम है, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ये डेंसर है, ये ज्यादा है, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस है तुम्हारा, इस पॉइंट पर लाइट आकर के मीट किया है, ठीक है। इस कर्व सरफेस का सेंटर कहीं इधर एग्जिस्ट करता होगा, ध्यान से देख लेना, सेंटर कहीं यहां एग्जिस्ट करता होगा मान लो, सही है। तो इस सेंटर से होते हुए हम एक लाइन निकाल देते हैं जो कि यहां पर नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा इस पॉइंट के लिए, समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल है। अब लाइट को कायदे से सोचकर देखो, ऐसे आगे निकलना चाहिए था सीधा, लेकिन चूंकि और ये कब निकलता, लाइट ऐसे सीधा कब निकलता है इस केस में, मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पर ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और उस केस में देखो लाइट को निकलना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट निकलेगी ऐसे, सही है क्या। उसी तरीके से नीचे भी लाइट ऐसे निकल जाएगी, नहीं, देखो ना कैसा बिहेवियर हो गया, और कितना वियर्ड बिहेवियर हो गया है। कॉन्वेक्स लेंस जो कल तक कन्वर्ज कराने के लिए जानी जाती थी, आज वो डाइवर्ज करा रही है लाइट को, फैला रही है लाइट को, तो बिहेवियर ही चेंज कर लिया इसने, नहीं। तो हम यहाँ पर जो पहला चीज ऑब्जर्व करते हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि नेचर ऑफ लेंस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। कल तक यही लेंस एयर के अंदर कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करता था, और अब यही लेंस इस लिक्विड के भीतर आने के बाद डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है, सही है क्या। तो हम पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ लेंस चेंज्ड इन लिक्विड, कैसे चेंज हो गया भाई, दैट इज टू से क्या लिख सकते हैं, convex lens become diverging lens, and vice versa is also true, is also ट्रू है ना। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर जो है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह हो गया, और जो कॉन्केव लेंस है उसका बिहेवियर यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस की तरह हो जाएगा, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू का यही मतलब है। कोई दिक्कत क्या, चलो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अब बताना जरा, यहाँ पर इस केस से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से, अगर एयर के भीतर इस लेंस का बिहेवियर देखा जाए तो कैसा है, कन्वर्जिंग है, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेवियर है। और वही लिक्विड के भीतर जब चेक किया जाएगा तो इसका बिहेवियर कैसा है, डाइवर्जिंग है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। तो मैं कह सकती हूं क्या कि एफएल एंड एफए हैव ऑपोजिट साइन, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएंगे। सेम ही लेंस का एयर के भीतर नेचर कॉन्वेक्स जैसा होगा, और लिक्विड के भीतर उसका नेचर कॉन्केव जैसा होगा। तो एक जगह पर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और दूसरी जगह पे फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। आई होप कि तुमको ये दोनों ही लाइन अब एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट में देख करके समझ आती होंगी, क्लियर है क्या। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जिसमें तुमने लिक्विड का नेचर तुमने चेंज कर करके, कहीं पर तुमने ग्लास के जैसा कर दिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं पर उससे ज्यादा कर दिया, कहीं पर उससे कम कर दिया, और इसके बेसिस पर तुमने क्या कर दिया है, यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया है। एयर के रेस्पेक्ट में लेंस का फोकल लेंथ तुमने हर जगह पर निकाल के देखा है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन था, लेकिन इसको मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में तुमको बता दिया है। अगर तुमको इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्या। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस सवाल को करके देखते हैं, समझना जरा। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्रीन से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन टर्म का मतलब क्या है, स्क्रीन टर्म का मतलब होता है बेटा कि जहां पर इमेज बनाया जाना चाहिए, मतलब जहां पर इमेज ऑब्टेन करना है उस जगह को हम स्क्रीन भी कह सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है बेसिकली। तो मैं इसका फिगर भी बनाते चलती हूँ साथ में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन है, एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ऐसे कुछ, है ना, और इसके सामने एक स्क्रीन पड़ा हुआ है, इसके सामने क्या पड़ा हुआ है, इस तरह से स्क्रीन पड़ा हुआ है, और ये स्क्रीन और ये ऑब्जेक्ट के बीच का जो दूरी है वो 80 सेंटीमीटर है,
समझ में आ रहा है कितना दूरी है? 80 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कहां पर कॉन्वेक्स लेंस रखा जाएगा जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, कि हमको उस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर रियल ऑब्टेन हो सकेगा। समझ में आया? तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज खुद से अज्यूम कर लेती हूँ कि चलो मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कहीं यहां पर आपका लेंस पड़ा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। सही है क्या? चलो, अब ये कॉन्वेक्स लेंस हमने रख दिया है, इसका फोकल लेंथ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सही है, 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। और ये बोल रहे हैं कि बताइए ये लेंस एक्चुअली कहाँ है, ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पर है, या फिर स्क्रीन से भी दूरी बता सकते हो तुम उसका। तुमको लोकेशन बताना है लेंस का। सवाल समझ गए हो ना? और लेंस को ऐसी जगह पे रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो स्क्रीन पर कैसा ऑब्टेन हो, रियल इमेज ऑब्टेन हो। समझ में आ गया कंडीशन सारा? ओके। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं वो कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है? पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिला करके हम लोग एक जेई का सवाल करेंगे, जेई का प्रीवियस ईयर कराऊंगी मैं, ध्यान से सुनना, तब जाकर के वहां पे बन जाएगा, ठीक है? अब समझो, यहां पर क्वेश्चन के अंदर जो लिख रखा है कि भाई रियल इमेज ऑब्टेन करना है आपको ऑब्जेक्ट का स्क्रीन के ऊपर, तो बेटा ध्यान से समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट का अगर मुझे रियल इमेज ऑब्टेन करना हो स्क्रीन के ऊपर, तो उस केस में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 4f होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4f। जो लेंस वहां रखा गया है उसके फोकल लेंथ का 4 गुना अधिक डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाकर के वहां पर रियल इमेज ऑब्टेन हो सकता है, वरना नहीं होगा। क्लियर है? तो मैं इस बात को पहले लिख देती हूँ, इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं प्रूफ वाले चक्कर में नहीं पढ़ूंगी, तुमको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तुमको वहीं से इस बात को क्लियर कर लेना है। समझ में आ रहा है? देखना क्या बोला मैंने, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस between, the minimum distance required between u and v, u and v to get real image, to get real image is the sum of object distance and image distance is 4f। सही है? आपका जो डिस्टेंस है किस किस के बीच का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, बिल्कुल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को ही हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी। सोच कर देखो, अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा, अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा, अगर हम यहाँ पे मान लें ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, तो ये आपका अगर u है, तो ये डिस्टेंस ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच का दूरी हम d मान लेते हैं, जो कि यहाँ पर वैल्यू जिसका गिवन है 80 सेंटीमीटर है, हम d लिख लिए हैं, है ना? तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस d माइनस यू हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत क्या? अगर ये u ले लिया गया तो ये d माइनस यू हो जाएगा, है ना? और ये u और v का सम कितना आना चाहिए? d आना चाहिए, है ना? तो ये d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? मिनिमम 4f के बराबर होनी चाहिए। इस जो लेंस का फोकल लेंथ है उसका 4 गुना होना चाहिए, तभी जाकर के रियल इमेज ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है? अब तुमको थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुछ बात याद दिलाते हैं। तुमको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लोगों ने 6 केसेस पढ़ा था, बिल्कुल मिरर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो 5 केस था उसी में रियल इमेज ऑब्टेन होता था, छठे केस में वर्चुअल इमेज ऑब्टेन हो जाया करता था। जो 5 केसेस थे रियल इमेज को मिलने की, उसमें तुमको याद होगा जो पहला और आखिरी केस था, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ केस जो था वो कुछ ऐसा था कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज बनेगा फोकस पे, और पांचवें केस में था कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। सही है? अब देखो वो केस यहाँ पर लग नहीं सकता है। क्यों नहीं लग सकता है मैम? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों ही आपके ऑलरेडी क्या है, पहले से प्लेस्ड है, तो दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी पे रहेगा, तभी उन दोनों में से कोई भी केस पॉसिबल है। तो वो 2 केस का तो बात ही हटा दो। अब बच गया 3 केस। उन 3 केस में क्या केसेस थी? पहला केस मान लो सके, अगर हम बात करें पहले केस से हम दूसरे केस की तरफ अगर बढ़ते हैं, दूसरा केस कि भाई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उतारो और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में शिफ्ट कर दो। सही है? जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में शिफ्ट करोगे, तुम्हारा इमेज जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। मेरा बात याद पड़ रहा है क्या बता रहे हैं हम? चलो
अब समझना, उसके बाद तीसरा केस था कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगा। और चौथा केस था कि ऑब्जेक्ट को उठा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में शिफ्ट कर दो तो इमेज तुम्हारा फोकस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। यही तीन केसेस थी, उन्हीं तीन केसेस में से यहाँ पर केसेस पॉसिबल है। अब देखना, मैं यहाँ पर कुछ तुमको चीजें बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। d इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि भाई मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपके पास, 4f होना चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम। इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। इससे ज्यादा होगा तो रियल इमेज बनेगा मैम, एग्जैक्टली बनेगा। तो इसके तीन केसेस बना लेती हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इसकी तीन केसेस बना लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस कि अगर डिस्टेंस लेस देन 4f हो जाए, ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है, यू नहीं समझना इसको, ठीक है, ये 4 है, समझ में आ रहा है, 4f हो जाए, डिस्टेंस एग्जैक्टली 4f के बराबर हो जाए, सही है, और आपका वही डिस्टेंस क्या हो जाए, ग्रेटर देन 4f हो जाए, ग्रेटर देन 4f हो जाए, सही है। तीन केसेस हुई हैं, तीनों केसेस में क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। अगर डिस्टेंस बेटा लेस देन 4f होगा ना, तो आप इस बात को समझ लो अच्छे से कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, स्क्रीन मतलब जहां इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी अगर 4f से कम हुआ तो रेज हो सकता है कि स्क्रीन के पीछे मिले, जिससे आपको इमेज ऑब्टेन नहीं हो सकेगा स्क्रीन के ऊपर, समझ में आ रहा है। दूसरा कि ये भी हो सकता है कि वो इमेज जो है, मतलब सॉरी, वो जो रेज हैं, जो इमेज बनाने वाली रेज हैं, वो रेज आपको पीछे मिले ही नहीं, मतलब आपके इधर मिले ही नहीं, वो मिले ही पीछे जाकर के, मतलब वर्चुअल इमेज ऑब्टेन हो गया। तो यहाँ पर d लेस देन 4f अगर हो जाता है तो उस केस में रियल इमेज नहीं बनता है। तो मैं लिख देती हूँ कि नो रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, नो रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, समझ जाओगे ना, आपको इमेज नहीं मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, इमेज डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। याद रखना इस बात को, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 4f से कम हो तो आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं मिल सकता है। क्लियर हो गया ये बात, चलो ठीक है, वो इमेज हो सकता है वर्चुअल बना ले प्रोबेबली। अब अगर डिस्टेंस 4f के बराबर हो जाए, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली 4f के बराबर हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर रियल इमेज ऑब्टेन होता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ ऑब्टेन होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पोजीशन होता है जहां पे आप लेंस को रखेंगे तो आपको रियल इमेज मिलेगा, इसके अलावा और कोई पोजीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं समझाती हूँ इस बात को, पहले यहाँ लिख लेती हूँ इस बात को। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि देयर इज ओनली one position of lens where we get real image। केवल एक ही ऐसा पोजीशन होगा जहां पे आपको रियल इमेज मिलेगा, और वो कौन सा पोजीशन होगा भाई, तो जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों के दोनों 2f के बराबर होंगे, मतलब मीड, दैट इज एग्जैक्टली मीड ऑफ 4f। 4f का बिल्कुल बीच में आपको, 4f के बिल्कुल बीच में आपको रखना होगा लेंस को, तभी जाकर के ये कंडीशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन पॉसिबल है कि आपको रियल इमेज ऑब्टेन हो सके। कोई दिक्कत क्या, समझ में आया। चलो अब ये बात कैसे, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। आपने अभी बोला मैडम कि लेंस जो है उसके, लेंस का आप पोजीशन क्या कर रहे हो, देखो लेंस जो ऐसे रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये आपका f है और ये आपका 2f है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज एग्जैक्टली 2f पर बन जाएगा। ये तो बात समझ में आती है, ये तो इतनी मुश्किल बात है नहीं भाई, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस, और ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज 2f पर बनेगा, उस केस में दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट और इमेज का जो सम होगा वो 4f के बराबर होगा। तो ये तो बात समझ में आ रहा है। अगर मैम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कम कर दें, मतलब 2f और f के बीच में हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो मैम इमेज जो है वो 2f और इंफिनिटी के बीच में शिफ्ट हो जाता है। नहीं, तो मैम अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम करती हैं तो इमेज डिस्टेंस बढ़ जाता है मैम, तो मैम ये भी तो जोड़ के कहीं ना कहीं 4f हो जाएगा मैम। नहीं, तो फिर क्यों नहीं मैम, इस केस में भी तो पॉसिबल है, तभी तो, तब भी तो यहाँ पर सम 4f के बराबर ही है।
तो उस केस में भी तो यहाँ पर रियल इमेज पॉसिबल है। तो आपने क्यों लिखा कि केवल एक ही ऐसा पोजीशन होगा और वो भी बिल्कुल लेंस आपका बीच में रहना चाहिए, 2f पॉइंट पर रहना चाहिए, मतलब सॉरी आपका u और v 2f के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए 4f के, तभी ये केस पॉसिबल है। तो ये भी तो पॉसिबल है। इवन अगर मैम आप ऑब्जेक्ट को उठा करके 2f के बियॉन्ड कर देती है, मतलब कुछ यहाँ शिफ्ट कर देती है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में शिफ्ट कर देती है, तो आपका इमेज खिसक करके f और 2f के बीच में आ जाएगा। तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ा दी तो इमेज डिस्टेंस घट गया, तो मैं फिर से सम तो जोड़ करके 4f ही हो जाएगा। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा 4f। आप करके देख लेना, इसको मैथमेटिकल वैल्यू रख के देख लेना कि अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 2f से जरा सा भी आगे या पीछे करते हो तो आपका इमेज तो आगे पीछे होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जोड़ करके 4f के बराबर नहीं आएगा। समझ पाए बात को? इसीलिए मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस 4f के एग्जैक्टली बराबर है, अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में 4f का ही दूरी है, तो उस केस में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है जहां पर आपको लेंस को u और v डिस्टेंस जहां पर इक्वल होना चाहिए और लेंस को बिल्कुल बीच में रखना होगा, तभी आपका रियल इमेज पॉसिबल है, वरना रियल इमेज नहीं बनेगा। समझ पाए बात को? अगर तुम लेंस को जरा भी खिसकाते हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घट जाएगा या बढ़ जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटा या बढ़ा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटा तो इमेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ गया तो इमेज डिस्टेंस घट जाएगा और उनका सम 4f के बराबर नहीं होगा किसी भी हालत में, कुछ भी कर लो तो। समझ गए? क्लियर हो गया बात? तो इसलिए ये वाला केस तुमको आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। और आखिरी केस ध्यान से देख लेना, अगर तुम्हारा डिस्टेंस, अब देखो ये यहां पर ये वाली बात लग जाएगी, अभी तुमने देखा ना कि तुमने लेंस को अगर तुमने थोड़ा भी आगे पीछे किया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घट जाती है तो इमेज डिस्टेंस बढ़ जाता है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इमेज डिस्टेंस घट जाता है, जिससे उन दोनों के बीच का सम जो है वो 4f से ज्यादा हो जाता है, लेकिन रियल इमेज ऑब्टेन होता है। मेरे पास कंडीशन ये था कि मुझे डी को 4f से ज्यादा नहीं करना था और रियल इमेज भी ऑब्टेन करना था, इसलिए मैंने बोला कि केवल एक केस पॉसिबल है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वो पोजीशन होगा जहां पर लेंस को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कंडीशन है कि डी जो है 4f से ज्यादा भी हो सकता है। उस केस में बताइए रियल इमेज पॉसिबल है कि नहीं? तो बिल्कुल पॉसिबल है, और एक से अधिक ऐसी पोजीशंस एग्जिस्ट करेंगी जहां पर रियल इमेज बन सकता है। समझ पाए बात को? तो मैं इस बात को लिख सकती हूं यहां पर कि there are, not is, there are more than one position of lens to get real image। रियल इमेज को हमको अगर हासिल करना हो तो एक से अधिक लेंस की पोजीशन एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पर, जहां पर d ग्रेटर देन 4f के बराबर होगा। सही है? चलो, तो आई थिंक तुमको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने तुमसे जो बात कही मैं उसको एक बार में समझा देती हूँ, यहाँ पर इसको समराइज कर देती हूँ। मैंने तुमसे कहा कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में तुमको 4f का डिस्टेंस होगा तभी रियल इमेज मिल सकता है, अगर उससे कम डिस्टेंस होगा तो रियल इमेज नहीं मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलने की ज्यादा चांसेस होती हैं। और अगर d का वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का सम जो है वो 4f के बराबर होता है, तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लेंस को रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। और अगर आपका u और v का सम 4f से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको एक से अधिक ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर आप लेंस को प्लेस करके रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं सवाल पर। ये कॉन्सेप्ट होप सो तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सवाल पे आते हैं। तुम बताओ तुम्हारे सवाल में क्या है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में तुम्हारा फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से तुम्हारे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। भाई 15 चौके 60 होता है। ठीक है, सब कुछ हटा रहे हैं यहाँ पर, है ना। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का सम जो है वो 80 सेंटीमीटर है। मतलब कौन सा केस यहाँ पर लगेगा? फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस? डेफिनेटली थर्ड केस। तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस देख लो, यहाँ पर u प्लस v है ना, इन दोनों का जो सम है वो कितना है यहाँ पर? दैट इज d, दैट इज 80 सेंटीमीटर, है ना। तो ये तुम्हारे किसका भाई? d तुम्हारा मिनिमम कितना होना चाहिए था? मिनिमम d कितना एग्जिस्ट करना चाहिए था? 60 सेंटीमीटर एग्जिस्ट करना चाहिए था, उससे ये ज्यादा वैल्यू है, तो उस केस में तुम्हारे पास लेंस का पोजीशन एक से ज्यादा होगा। सही है? ये समझ में आ गया? चल ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आंसर इसका मतलब 2 मिलेगा। हमको पूछा है क्वेश्चन में ना कि लेंस कहाँ प्लेस करना है, तो मतलब हो सकता है कि मेरे को 2 कह रही हूँ, एक से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, वो देख के पता चलेगा। अब चलते हैं सॉल्व करने। तो हम लोग उठा करके सिंपल जो लेंस फॉर्मूला जानते हैं वही लगाएंगे यहाँ पर। आ जाओ, तो लगाते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला,
अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। चलो बताना क्या होता है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, d माइनस u, या फिर सीधे सीधे लिख लेते हैं 80 माइनस u, ठीक है, माइनस 1/u के आगे भी माइनस, इसको v नॉट u नॉट और f नॉट कर लो, तो 80 माइनस u माइनस माइनस u इक्वल टू 1/15। कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव रहेगा। सॉल्व कर लो। 1/80 माइनस u माइनस माइनस प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/15। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ध्यान से देखना और बताना कोई दिक्कत हो तो। उठा करके इसको सॉल्व कर लो, तो 80 माइनस u इंटू यू, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा u प्लस 80 माइनस u इक्वल टू 1/15। ये दोनों खत्म हो जाएंगे और उठा के इसको सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू को उधर लेके जा रहे हैं, इधर इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस 80u, ठीक है, इक्वल टू ये आपका 15 इंटू 80। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसको यहीं पे एक ही स्टेप में सॉल्व करूंगी। ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू इधर गया, ये वैल्यू इधर गया, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस यू स्क्वायर प्लस 80u, और इधर आ जाएगा 15 इंटू 80। ठीक है, इन सारे वैल्यूज को इधर ले आई मैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 80। सही है क्या? ये कुछ वैल्यू इक्वल टू 0 बन गया। समझ में आ रहा है? सॉल्व करके देख लेना, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, आ जाओ अब इसको उठा करके सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर माइनस 80u प्लस 1200 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है, जोड़ करके, जोड़ घटाव करके 80 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1200 आना चाहिए, 60 इंटू 20, तो यू स्क्वायर माइनस 60u माइनस 20u प्लस 1200 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उठा करके कॉमन ले लो, तो यहाँ से u माइनस 60 और यहाँ से 20 को कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा u माइनस 60। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 60 है, 6 लिख दिया था मैंने, सही है। चलो, तो वैल्यू बन गया u माइनस 20 इक्वल टू 0, u माइनस 60 इक्वल टू 0। सही है, तो यहां से आ गया u इक्वल टू 20 और यहाँ पे आ गया u इक्वल टू 60। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, देख सकते हो क्वाड्रेटिक बना था, उसके दो सोल्यूशन आ चुके हैं, अल्फा बीटा दो रूट्स आ चुका है। अब ध्यान से समझना, ये दो जो पोजीशन आए हैं, देखो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, अब इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ, देखो इसको मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, तब यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ तुमको यहाँ पर। देखना, मेरे पास क्या वैल्यूज आई भाई, u की दो वैल्यूज आ गई है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की दो वैल्यू आ गई। मेरे पास एक आया है u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और एक जगह पे आया है u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि फोकस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम समझ सकते हो 30 सेंटीमीटर पे आएगा, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है, तो ये u आपका जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका v कैलकुलेट करके अगर आप निकालोगे, पता करोगे, तो v कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बचा हुआ डिस्टेंस ही होगा, है ना, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये v अगर 60 सेंटीमीटर है, तो ये उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर आपको रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि इमेज किधर शिफ्ट हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? जबकि u अगर 60 सेंटीमीटर है, तो उस केस में v कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उस केस में तुम्हारा जो आपका इमेज है वो फोकस की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, है ना, तो तुम्हारा कैसा इमेज होगा, रियल तो इमेज होगा, रियल एंड क्या बोल सकते हो, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड इमेज, डिमिनिस्ड इमेज तुमको यहाँ पर ऑब्टेन होगा। कोई दिक्कत क्या, समझ में आया? तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो तुमको डिस्टेंस मिल गया है। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है, जो क्वेश्चन का तुम्हारा कंडीशन था कि दोनों को जोड़ करके u और v जो है 80 आना चाहिए और रियल इमेज तुम्हारा स्क्रीन पे ऑब्टेन होना चाहिए। तो तुमको मैंने बोला था, तुम समझ गए ना, वहां पे 5 केसेस लेंस में एग्जिस्ट करती है, जैसे पहला और 5वां केस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे स्क्रीन कोई एक इन्फिनिटी पे होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है।
अब 3 केस बच गया। अब तुम्हारे मन में हो सकता है ये सवाल हो कि मैडम बीच वाला केस क्यों नहीं आया, जहां पर लेंस बिल्कुल बीच में रहता है, जो कि d इक्वल टू 4f के लिए भी था। तो बेटा तुम खुद ही समझ रहे हो कि d इक्वल टू 4f होना चाहिए, है ना। अगर d मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी एग्जैक्ट 4f होगा, तब लेंस को बीच में रखोगे, तब तुमको जो रियल इमेज है वो ऑब्टेन होगा किस पर, स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है। यहां पर अगर तुम्हारा जो ये वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो 4f के बराबर नहीं है, उससे ज्यादा है, तो लेंस को अगर बीच में रख दोगे ना, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगा। हमको कहां चाहिए, स्क्रीन पर ऑब्टेन करना है। क्वेश्चन के अंदर पढ़ोगे तो लिखा हुआ क्या, कि तुमको स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है इमेज को। समझ गए बात को। इसलिए यहां पर वो दूसरा और चौथा केस आंसर बना, बीच वाला केस नहीं बना। क्लियर हुआ। बहुत तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुमको कोई डाउट हो, तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। तो लेकिन फिर भी आई थिंक तुमको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या तुमसे सारे कंडीशंस कहने की कोशिश कर रही हूँ। सही है क्या। चलो बहुत सुंदर। अब यहीं से मैं तुमको एक क्वेश्चन कराती हूँ, जो कि जेई का पेपर का सवाल है, बहुत रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है ये, 25 और 24 का क्वेश्चन है ये। और उस क्वेश्चन के अंदर जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, दोनों का ही कॉन्सेप्ट एक साथ ही लगा हुआ है। तो ये सब कुछ हटाती हूँ और तुमको मैं वो समझाना शुरू करती हूँ। देखना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेई का प्रीवियस ईयर है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखना सवाल क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है। चूंकि तुमने पिछले 2 क्वेश्चन जो लगाए हैं वो इसके ही कॉन्सेप्ट के लिए मैंने वो कराए थे, तो जब तुमने वो लगा लिया तो तुमसे तुरंत हो जाएगा ये, ठीक है। सवाल देखो क्या है, मैं बहुत लैंग्वेज नहीं लिखूंगी, सवाल समझाऊंगी। तुम क्वेश्चन का पेपर में सवाल तुमको दिख जाएगा, तुम कर लेना वहां से। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये फोकल लेंथ है समथिंग कुछ, ये फोकल लेंथ है समथिंग कुछ, और ये 2f है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, ठीक है, देख सकते हो ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, सही है ना। तो उस केस में इसका इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये समथिंग कुछ 2f है यहाँ पर, ठीक है। और ये इमेज ऑब्टेन्ड हुआ है, इसको मैं आई लिख देती हूँ, चलेगा क्या। ऐसा कुछ है ना। अब देखना जरा, सवाल में पूछा है कि ये कंप्लीट सेटअप बना के दिया है उन्होंने, और कह रहे हैं कि इस कंप्लीट सेटअप को उठा करके और पानी में डाल दिया गया, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन को चेंज नहीं किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट का, इमेज का पोजीशन, लेंस का पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। सिंपली उठा करके इस पूरे के पूरे सेटअप को इमर्स कर दिया गया है वाटर के अंदर। इस बात को यहां चाहो तो लिख सकते हो कि इफ वी immersed the complete setup in water without disturbing any of them, सही है। what is the change occur, कुछ इस तरह का सवाल है, मैंने एक रफ लैंग्वेज लिख दिया है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है देखो जरा। पहला ऑप्शन है नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर मैग्निफाइड इमेज, सही है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कि इरेक्ट रियल इमेज मिलेगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कि इमेज डिसअपियर, इमेज गायब हो जाएगा, सही है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास। अब बताओ क्या होना चाहिए।
सबसे पहला बात देखो, पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में तुमने क्या देखा था, पहला क्वेश्चन इन द सेंस की जो हमने अभी किया सवाल, उसके पहले वाला सवाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन आई थिंक जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तुमने देखा था कि वहां पे तुमने लिक्विड लिया था और उस लिक्विड की तुमने 3 कंडीशंस देखे थे। एक बार में तुमने क्या किया था कि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो तुमने ग्लास के बराबर कर दिया था, एक बार तुमने ग्लास से कम कर दिया था और एक बार तुमने ग्लास से ज्यादा कर दिया था। सही है। अब याद करो, जब तुमने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम रखा था तो तुमने एयर जैसा ही कंडीशन क्रिएट किया था, क्योंकि भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है, तो ग्लास से भी कम होगा। अब ग्लास से कम होगा तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयरर कंडीशन शो करता है, और जो मटेरियल है लेंस का वो बेसिकली डेंसर मीडियम है ना, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ऐसे देखना, फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f होता है, ठीक है। अब याद करो वहां कंडीशन क्या था, वहां की कंडीशन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी तुमको बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, तुम्हारा फॉर्मूला होता है म्यू जी अपॉन में म्यू ए माइनस 1, अगर एयर में रखा हुआ हो तो, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, यही कंडीशन होता है। अब म्यू ए का वैल्यू 1 होता है, सही है, जिससे ये पूरी ओवरऑल वैल्यू जो होती है म्यू जी माइनस 1, ये समथिंग कुछ आती है, और देन इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 1/f आता है। ध्यान से सुनो, अगर यही तुम्हारे, ये कब फोकल लेंथ है, एयर में है, अगर यही फोकल लेंथ तुम किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है पर ग्लास से स्टिल कम है, मतलब स्टिल वो जो सराउंडिंग का मीडियम है वो रेयर ही बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है वो कैसा बिहेव कर रहा है, रेयर बिहेव कर रहा है। क्यों मैं उस कंडीशन को यहाँ पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि पानी में डुबोया गया है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, इसलिए मैं उस कंडीशन का ही बात कर रही हूँ, तीसरे वाले कंडीशन का बात नहीं कर रही हूँ जहां पे लेंस का नेचर ही चेंज हो गया था। याद पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर वही बात कह रही हूँ कि अगर लिक्विड जो है, यहाँ पे जो है आपका बेसिकली जो लिक्विड है वो एक्चुअली वाटर है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लास से कम होता है, एयर से ज्यादा होता है, तो ये कंडीशन म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू माइनस 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ पर म्यू जी अपॉन में म्यू ए का वैल्यू 1 था, जिससे ये वैल्यू आपका एज इट इज रह गया और -1 इसमें से हो गया, जबकि यहाँ पर म्यू डब्ल्यू का वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा होता है, 1.33 होता है, और ये म्यू जी का वैल्यू 1.5 होता है, जिससे ये डिवाइड करके वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब उसमें से 1 घटा दोगे तो ये और छोटी हो जाएगी, और इस छोटी सी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। समझे बात को, यहाँ पर म्यूजी में से 1 घटाया गया, यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल समझो कोई बड़ी वैल्यू है 5 है, उसमें से 1 घटाया तुमने, और यहाँ पर ये वैल्यू को डिवाइड करने के बाद समथिंग कुछ 3 आ गया, इसमें से 1 घटाया, तो बड़ी वैल्यू में से 1 घटाओगे तो कुछ वैल्यू जो भी आएगी वो इससे तो बड़ी ही आएगी। 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा, 3 में से घटाओगे तो 2 हो जाएगा ना। समझ पाए बात को। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को तो ये वैल्यू ओवरऑल इस वाली वैल्यू से तो छोटी ही रहेगी। अब ये पूरी वैल्यू छोटी हो गई और फोकल लेंथ इसके रेसिप्रोकल है, तो मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एयर के कंपैरिजन में। समझ में आया क्या बोला मैंने, ये पूरी की पूरी वैल्यू से ये पूरी की पूरी वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है तो ये बड़ी हो गई इसके कंपेयर में। समझ आई चीज, ओके। चलो अब ध्यान से देखना जरा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या निकला, मतलब क्या निकला मैडम, रिजल्ट क्या है फिर बेसिकली, आओ रिजल्ट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट ये है कि बेटा जी जब आप इस सेटअप को उठा करके पानी में डाल दीजिएगा तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि यहाँ पर फोकल लेंथ आपका बढ़ जाएगा। सही है, क्यों बढ़ जाएगा मैम, क्योंकि फोकल लेंथ ये मिरर नहीं है, ये लेंस है। फोकल लेंथ यहाँ पर सराउंडिंग के मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख देती हूँ कि अगर ये पूरा सेटअप एयर में पड़ा हुआ था, अब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, बहुत अंग्रेजी नहीं लिखूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा बात लिखूंगी। फोकल लेंथ एफ चेंजेस, ठीक है, और चेंजेस भी नहीं, इंक्रीजेस, एफ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ क्या कर जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, और याद करो क्या था कंडीशन, तुमने पीछे पढ़ा कि अगर रियल इमेज ऑब्टेन करना हो, क्या ऑब्टेन करना हो तुमको, रियल इमेज ऑब्टेन करना हो, ये रियल इमेज ही बनाया गया है ना, अगर रियल इमेज ऑब्टेन करना हो तो डिस्टेंस 4f के या 4f से बड़ी होनी चाहिए, 4f होनी चाहिए या 4f से बड़ी होनी चाहिए, यही कंडीशन था। अब समझो अगर ये फोकल लेंथ बढ़ गया तो ये फोकल लेंथ यहीं पर रहेगा, हो सकता है समथिंग कुछ यहाँ पर आ जाए, जिसकी वजह से अगर ये यहाँ पर आ गया तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये आपका फोकस के अंदर आ जाएगा। सही है, और अगर ये इफ आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो अब ये डिस्टेंस देखो ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा रहेगा, है ना, लेकिन फोकल लेंथ के चेंज होने के चलते अब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस 4f से घट जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलाएगा, लेंस को भी नहीं हिलाना है, इमेज को भी नहीं हिलाना, इनको नहीं हिलाना, इनको नहीं चेंज करना, लेकिन फोकस यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है। सही है,
अब फोकस यहां से यहां शिफ्ट हो गया है, तो अब तो इतना डिस्टेंस ना फोकस हो गया, और हमको यहां से यहां तक के बीच का दूरी 4f चाहिए। समझ रहे हो बात को? और तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो गया यहां पर, ये वाला फोकस कहीं शिफ्ट हो गया यहां पर, ये 2f कहीं और आगे बढ़ गया है ना। तो अब ये डिस्टेंस 4f कहां रह गया? तो 4f से छोटा हो जाएगा ये दूरी। समझ गए बात को? और अगर ये डिस्टेंस 4f से छोटा हो गया तो रियल इमेज ऑब्टेन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और तुम खुद सोच के देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस के भीतर शिफ्ट हो गया, फोकस अगर यहां से यहां आ गया तो फोकस के अंदर आ गया ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ गया तो उसका इमेज कहां बनेगा? उस तरफ बनेगा या इसी ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन जाएगा? ऑब्जेक्ट की साइड में बन जाएगा, मतलब उधर से इमेज क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि इमेज डिसअपियर, नो चेंज, मैग्निफाइड इमेज, रियल इमेज कुछ नहीं, इमेज डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया? तो दो कंडीशंस यहाँ पर जो हमने देखे, दो कॉन्सेप्ट जो हमने देखे, वो पिछले दो क्वेश्चंस के थे। एक जो पहला वाला सवाल कि भाई आपका अगर ये सेटअप उठा के पानी में डाल देते हो तो फोकल लेंथ आपका बढ़ जाता है, और दूसरा कि आपका यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस 4f होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में जब फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो आपका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 4f नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से इमेज डिसअपियर हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के भीतर हो चुका है, तो इमेज कहीं वर्चुअल बनने लगा होगा और पीछे की तरफ बनने लगा होगा, उस तरफ से इमेज गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका जेई का सवाल था जो हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? 5th नंबर शायद क्वेश्चन हो गया है ये, ठीक है? देख लेना, नंबर मिला लेना तुम लोग, समझना। इसका भी लैंग्वेज नहीं लिखूंगी मैं, तुमको सवाल समझाऊंगी, ध्यान से देखना क्या है। बहुत क्वेश्चन लैंग्वेज इसका सिंपल है इसलिए नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए करा रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिख रखा है कि आपके पास इस तरह से दो सोर्सेज हैं, ठीक है? S1 और S2, और इन दोनों सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस दिया है 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर, सही है? और सवाल में क्या रखा है कि बताइए कहां पर इन दोनों सोर्सेस के बीच में हमको कन्वर्जिंग लेंस रखना है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस रखना है। कहां पर उस लेंस को रखा जाए कि इन दोनों सोर्सेस से बनने वाला जो इमेज है वो एक ही पॉइंट पर बन जाए। सवाल लिख देते हैं पहले। मान लो कि हम मान लेते हैं कि ये कुछ लेंस है यहां पर पड़ा हुआ, कन्वर्जिंग लेंस, और इसका फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? और क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? सवाल में पूछ रखा है सवाल में पूछा है कि वेयर वुड यू प्लेस दिस कन्वर्जिंग लेंस ऑफ focal length 9 centimeter so that the images of both sources formed at same point। इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि स्पेस इसमें चाहिए सॉल्यूशन के लिए, लेकिन फिर भी फिलहाल लिख दिया तुम्हारे सामने क्वेश्चन, यही लैंग्वेज है। हवा लग गया क्या? चलो अब कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को हम लोग को, सवाल समझ में आ गया? पिछले क्वेश्चन में तुमको स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस प्लेस करना था, तुमने वो पता कर लिया। यहां पर तुमसे कह रहा है कि दोनों ही जगह पर आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों सोर्स में, मतलब दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट, दोनों से लाइट आ रही है ना? अगर दोनों जगह से लाइट आ रही है मतलब दोनों जगह पे तुमको ऐसे मान के चलना है कि ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बनेगा, वो इमेज एक ही पॉइंट पर बने, इसके लिए आपको लेंस को किसी एक पॉइंट पर रखना है। वो पॉइंट क्या होगा, वो जगह बताना है कि लेंस कहां रखा जाए, सही है? चलो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसका पहला सोर्स का मान के चलते हैं कि भाई अगर S1 सोर्स रहता है तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है? चलो अब हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है बेटा वो x है, ठीक है? एंड डेफिनेटली अगर ये x है तो ये वाला डिस्टेंस 24 माइनस x हो जाएगा, ये तो चेंज होने से रहा है ना? तो हम कह लेते हैं, जरा देखना कि फ्रॉम, सोल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, कि फ्रॉम S1 सोर्स से बात करते हैं हम, है ना? अगर S1 सोर्स से बात करें तो 1 अपॉन में V1 माइनस 1 अपॉन में U1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में F1, ठीक है? तो यहाँ पर V1 की अगर मैं बात करूं तो ये तो मुझे पता करना है कि भाई इमेज कहां बनेगा,
और u1 की बात करूं तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है x डिस्टेंस पर, और f1 की बात करूं तो 9 हो जाएगा। सही है, तो मेरे पास पहला इक्वेशन ये आ गया। कोई दिक्कत? चलो, फ्रॉम S2 सोर्स, ऐसे ही S2 सोर्स के लिए पता कर लेते हैं। S2 सोर्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल्स टू 1/f2। चूंकि f1 f2 एक ही है, क्योंकि दोनों सोर्स को एक ही लेंथ से इमेज बनाना है, तो v2 के जगह पर आपका v2 ही रहने दो, क्योंकि ये पता करना है, माइनस 1/u2 के जगह पर 24 माइनस x है ना। और एक और चीज हम लोग गलत कर रहे हैं, ये माइनस x होगा और यहाँ पर भी इसके आगे यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आगे नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा, इक्वल टू 1/9। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई परेशानी है तो बोल दो। अब बताना जरा, सोच कर देखो 2 मिनट के लिए कि मान लो ये इन दोनों सोर्सेज से इमेज यहां पर बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक ही पॉइंट बनाना है इमेज ना, तो दोनों ही सोर्स है, इससे भी इमेज यहीं पर बनता है और इससे भी इमेज यहीं पर बनता है। सही है, अब अगर इससे इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना है, तो ये तो यार वर्चुअल इमेज हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड है इमेज। ऑब्जेक्ट के साइड जब इमेज बनता है तो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज हो गया, है ना। अगर ये वर्चुअल इमेज है इसके लिए, तो इसके लिए वी पॉजिटिव होगा, और वी पॉजिटिव कह रही हूँ, सॉरी, वी नेगेटिव होगा। और अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए रियल इमेज है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। अब बताना जरा, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा और जो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस सोर्स के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा, वो दोनों सेम ही होगा क्या? हाँ, सेम ही होगा। क्यों? तुम बोलोगे कैसे मैम सेम होगा, यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी अलग अलग होता है ना। नहीं, इमेज डिस्टेंस बोला है मैंने। इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा इमेज, तो ये वाला डिस्टेंस की बात करोगे ना, चाहे वो कंडीशन ये हो, मतलब चाहे वो सोर्स ये हो, चाहे वो सोर्स ये हो, दोनों के लिए तो इमेज डिस्टेंस वही होगा। तो इमेज डिस्टेंस दोनों ही सोर्स के लिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। लेकिन अगर साइन की बात करें तो इसके लिए v जो होगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा और इसके लिए v पॉजिटिव आ जाएगा। समझ पाए बात को? तो मतलब ये जो v1 v2 का वैल्यू है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सोर्सेस के लिए। लेकिन साइन की बात करें तो साइन के हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो मैं लिख सकती हूँ, समझे ना क्लियरली क्या बोला मैंने? तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देती हूँ कि, देखना, इस बात को यहां पर लिख लेते हैं कि सिंस बोथ सोर्सेस फॉर्म इमेज एट सेम पॉइंट, हेंस v1 इक्वल टू माइनस v2। नहीं, जो भी v1 होगा उसमें केवल नेगेटिव साइन लगा दोगे तो v2 आ जाएगा। सही है। और अगर v1 माइनस v2 है तो 1 में v1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 1 में v2। कोई दिक्कत क्या? अब उठा के वैल्यू रख दो, बताओ जरा 1/v1 कितना हो जाएगा? ये प्लस हो चुका है तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/9 माइनस 1/x। ये माइनस माइनस प्लस इधर गया तो फिर से माइनस हो गया। ठीक है, इक्वल टू, माइनस साइन को पहले अंदर बाहर कर लो, और v2 के जगह पे ये देखो यहाँ पर फिर से ये आपका प्लस हो चुका था, है ना। अब उधर गया तो फिर से माइनस हो गया, तो 1/9 माइनस 1/24 माइनस x। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करा दो, तो ये वैल्यू हो गया 1/9 माइनस 1/x इक्वल टू माइनस 1/9 माइनस माइनस प्लस 1/24 माइनस x। सही है। अब उठा करके इसको इस तरफ ले आओ। सही है, चलो बताओ कितना हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/9 दैट इज 2/9, और इसको उधर लेके चले जाओ तो वैल्यू हो जाएगा 1/24 माइनस x प्लस 1 में x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू को कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके बताना जरा। 2/9 छोड़ दो इसको एज इट इज यहाँ पे, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 24 माइनस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे x प्लस 24 माइनस एक्स। एक्स से एक्स खत्म हो गया, उठा करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू हो जाएगा 24 2 जा 48, तो ये हो जाएगा आपका 48x
माइनस 2x², ठीक है, और इधर वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 24 × 9, 24 × 9। अब देखो इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर देते हैं, इन सारे वैल्यूज को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कैसा दिखने लगेगा, 2x², ठीक है, माइनस 48x प्लस 24 × 9 कितना हो जाएगा, 260, बच्चों के 36 छो सही है, 216। समझ में आ रहा है, ये कुछ वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा x² माइनस 24x प्लस 108 इक्वल टू 0, ये हो गया वैल्यू, सही है। फिर से क्वाड्रेटिक आ गया है, सॉल्व करना है और आंसर लाना है। समझ में आया क्या बोला है मैंने, चलो आ जाओ अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग के पास वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो हमारे पास वैल्यू हो गया है, हमने 2 यहाँ से कॉमन निकाला था, उसको उधर भेज दिए तो खत्म हो गया वो भी। अब वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे x² माइनस 24 को थोड़ा 18 × 6, तो माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया तो वैल्यू आ जाएगा x माइनस 18, यहाँ से माइनस 6 को कॉमन निकालोगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू एक 18 पॉसिबल है और एक x की वैल्यू 6 पॉसिबल है। कर लोगे सॉल्व, समझ में आया है। तो देख सकते हो इसका मतलब है, अब देखो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि जो तुम्हारा लेंस है उसको तुम अगर S1 सोर्स से 6 सेंटीमीटर पे रख देते हो, ठीक है, तो S2 से वो 18 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, या फिर तुम S1 से उसको 18 सेंटीमीटर पे रख देते हो तो S2 से वो 6 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। वही बात है, अल्टीमेटली दोनों ही केस में जो इमेज है वो किसी एक ही पॉइंट पर बनेगा, जो कि आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक ठाक था, इसलिए मैंने इसको समझा दिया है तुमको, ठीक है। अब मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसको मैं तुमको कराना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम करो जरूर, ठीक है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं आज की क्लास में इसको यहीं पे रोक देती हूँ और इसका एक और वीडियो मैं बना लेती हूँ जिसमें मैं कुछ और भी क्वेश्चन तुम्हारे साथ कर लूंगी, तो जिससे हम लोग का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट जो है उसका मैं सारे यहाँ पर क्वेश्चन ले पाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले वीडियो के अंदर हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। थैंक यू।